चलिए, आप लोग को कल बताए थे गति और वेग से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। ये बैच प्रॉपरली आप लोग के लिए एसएससी, बिहार एसएससी और रेलवे स्पेशल का साइंस चलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, ठीक है। तो आप लोग का एक क्लास हम ले चुके थे, वो चैप्टर स्टार्ट किए थे गति और वेग। कौन चैप्टर स्टार्ट किए थे? जी, गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए, कुछ कुछ बातें आपको बेसिक हम बता चुके थे, जैसे दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन के बारे में बता दिए थे। जो कल हम पढ़ाए थे थोड़ा सा एक बार रिवीजन रिकॉल हो जाए, ठीक है। देखिए, आपको बता चुके थे हम लोग, जैसे बिंदु पॉइंट यहाँ ए है, यहाँ पॉइंट बी है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ऐसे करके जाता है तो ये क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा ना। और एक अगर मेरा दूसर बात है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी कभी ऐसे बी बिंदु पर पहुंच सकते हैं, ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। कहने का मतलब हुआ न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है, ठीक है। ये भी हम दूरी कह सकते हैं, ये भी दूरी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है। क्या नाम है? विस्थापन। यानी विस्थापन को हम बोल सकते हैं ये क्या है? न्यूनतम दूरी। या बोल सकते हैं अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। ये सभी बातें हम बता चुके थे आपको। और मेन रूप से इससे एक क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा गया था, वो क्वेश्चन पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। ये पूछा गया था दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना होता है? यानी पूछा गया था दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना होता है? याद है कुछ? बताइए। ये क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, आपको कहीं न कहीं किसी न किसी शिफ्ट में फिर इस बार रेलवे में पूछेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा दूरी और विस्थापन का अनुपात या तो 1 होता है, ठीक है, या तो 1 से बड़ा होता है, या तो 1 होता है या तो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। यानी बताए थे, एकदम इसको बढ़िया से दिमाग में रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। यहां तक हो चुका था, ठीक है। अब मुख्य रूप से हमको समझना है गति और वेग से हम यहां से स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसी चैप्टर से, और इस चैप्टर बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होता है। क्या है कि इसी चैप्टर में है S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी। इस टाइप का जो प्रश्न होता है अक्सर विद्यार्थी एकरा लोग में फंसता है, ठीक है ना। तो एकदम आराम से रहिए, देखिए कैसे बनता है सब कुछ। अब हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं गति और वेग के बारे में। तो समझिए गति क्या है और वेग क्या है। देखा जाए, आपको बताए थे गति बराबर जो होता है, इसको चाल बोलिए अभी फिलहाल। बताइए चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब थोड़ा सा समझिए, देखिए चाल का डिफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं? प्रति एकांक समय में तय किया गया दूरी चाल कहलाता है। प्रति एकांक समय में तय किया गया दूरी चाल कहलाता है। ठीक उसी तरीका से वेग बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटा समय। क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। इसका डिफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं? प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, ठीक। अब एक चीज और समझिए, चाल बनता है दूरी से। आपको बताए थे दूरी है एक अदिश राशि, दूरी में दिशा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। इसीलिए चाल अगर दूरी अगर अदिश है तो इसके प्रोडक्ट चाल भी क्या होगा? अदिश होगा, ठीक है। यानी चाल यहां कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। और इसमें केवल क्या होगा? परिमाण होगा,
जो जो अदिश राशि है उसमें केवल और केवल परिमाण होता है, ठीक है, दिशा नहीं होता है। ठीक उसी तरीका से वेग, वेग किससे बना? विस्थापन से बना है ना। तो वेग कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि। और इसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखिए चाल का आपको बताए थे एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। यहां से क्या बना? इसका एसआई मात्रक क्या बनेगा बताइए? मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका एसआई मात्रक होगा। तो एग्जाम में आपको फंसाएगा। हम जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या खेला कर देगा? इसको दे देगा ऐसे करके मीटर सेकेंड पावर -1। ऐसे भी ये सही है, ये बात याद रखिएगा। यानी नहीं कुछ तो पावर 1 है ना हो, जब ये पावर ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक उसी तरीका से वेग का भी एसआई मात्रक वही होगा, काहे कि विस्थापन भी क्या है? एक दूरी है। विस्थापन भी क्या है? एक दूरी है। यानी विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। ये क्या बन गया? इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। सेम, इसीलिए कहा जाता है इनमें से किसका किसका एसआई मात्रक सेम होगा? तो कहिएगा चाल और वेग का एसआई मात्रक सेम होता है। और दो चार गो जोड़ा आपको याद करवाएंगे किसका किसका एसआई मात्रक सेम है। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल यहीं तक। अब चाल से तो उतना आपको रिलेटेड नहीं पड़ना, मेन खेला होगा वेग में। ठीक, अब वेग के बारे में थोड़ा समझिए, वेग को स्पेशली पढ़िए। देखिए यहीं से आपका न्यूमेरिकल का शुरुआत होगा। कुछ अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल में आप गड़बड़ा जाइएगा। मेन न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरुआत करेंगे। देखिए बात को समझिएगा, वेग है, ठीक है, अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, याद कीजिए, तो क्या होगा? यानी अगर कोई वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो वेग दो प्रकार का, एगो प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। ठीक है ना। तो आप समझिएगा, और ये सब चीज अगर रटिएगा ना तो नहीं होगा। कोनो न कोनो जोगाड़ सेट कीजिए और तब जाके याद रहेगा, नहीं तो याद रहने वाला नहीं है। समझिए काहे नहीं याद रहेगा? अगर इसको आप प्रैक्टिकली समझ जाते हैं, कोनो न कोनो जोगाड़ बैठा के। साइंस रटने का चीज नहीं है, ठीक है ना। 90% थ्योरी का चीज है, 10% रटना पड़ेगा साइंस में आपको, समझ गए। तो देखिए जोगाड़ से सेट कीजिए दिमाग में, कब यू जीरो होगा, कब भी जीरो होगा। वेग दो प्रकार के, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं, ठीक, और अंतिम वेग को भी कहते हैं। अंतिम वेग को भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अब हम बताते हैं अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंका जाए तो याद रखिएगा इसका प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, दिया रहेगा। ठीक, और अंतिम वेग जीरो होगा। अंतिम वेग क्या होगा? जीरो होगा। अब कहिएगा कैसे? तो एक चीज आप दिमाग में बैठाइए, इसको कतनो रटिएगा ना तो रट के याद नहीं रहने वाला है। ठीक, इसको प्रैक्टिकली समझिए। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक, जब ऊपर फेंकते हैं एक ऐसा बिंदु, महत्तम बिंदु आता है, कुछ समय के लिए वहां उसका वेग जीरो होता है, तब वो नीचे आता है। अगर उसका वेग जीरो नहीं होगा कुछ बिंदु के बाद तो वो आगे चलते रहेगा, नीचे आएगा क्या? इसीलिए याद रखिएगा, अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो एक समय ऐसा आता है पीक पर, महत्तम ऊंचाई पर, उसका वेग क्या होता है? शून्य होता है, और तब वो नीचे आता है। तो अंतिम वेग जब महत्तम ऊंचाई को जो शून्य होगा उसी को हम अंतिम वेग मानेंगे। ठीक है, यानी जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा तो प्रारंभिक वेग का मान कुछ ना कुछ होगा और अंतिम वेग जीरो, v का मान जीरो होगा। और एक बात याद रखिएगा, जितना समय जाने में लगता है ना उतने समय आने में लगता है, जितना समय जाने में उतने समय आने में भी। यह सब न्यूमेरिकल का जड़ है। अगर ये सब नहीं पूछिएगा बात तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए दूसर बात, अगर जब वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाए, ऊपर से नीचे फेंका जाए, तो इसको आप कैसे दिमाग में रखिएगा? मान लिया हम छत पर खड़ा हैं ये पेन लेके, अभी छोड़े हैं क्या? अभी नहीं छोड़े हैं ना, तो अभी यहां वेग का मान क्या होगा? जीरो। जीरो। अभी वेग कब होगा? जब इसमें स्पीड आएगा तब ना वेग होगा। अभी हम सिर्फ पकड़े हुए हैं, इसमें वेग है नहीं, यानी प्रारंभिक वेग जीरो। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ वेग होगा, होगा कि नहीं होगा?
यानी प्रारंभिक, जब हम ऊपर से नीचे वस्तु फेंकते हैं, ऊपर से नीचे, तब क्या होता है, प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग कुछ ना कुछ होगा, अंतिम वेग कुछ ना कुछ होगा। ये बात समझ में आ रहा है? बोलिए। ठीक, चलिए ये चीज सब सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप हमको एक बार बता दीजिए, बताइए, जब वस्तु ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो किसका मान 0? प्रारंभिक वेग 0। जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकेंगे अंतिम वेग 0। मामला स्वरिया गया ना? ठीक है। अब हम लोग एक बात और समझते हैं, देखिए कहां 0 होगा, अगर ये बात बुझ गए ना तो आधा आधी न्यूमेरिकल आप कैसे बन जाएगा। कहां 0 होता है ये बात बुझना पड़ेगा आपको बढ़िया से। अगर कहेगा विरामा अवस्था, कोई गाड़ी है विरामा अवस्था से चलने के बाद, तो जखन ये विरामा अवस्था कहेगा एक मतलब है गाड़ी शुरुआत में रुकल था। जब शुरुआत में रुकल है यानी प्रारंभ में रुकल है, तो प्रारंभिक वेग 0। तो याद रखिएगा जब क्वेश्चन में ऐसा कह दे विरामा अवस्था से, क्या कह दे, विरामा अवस्था से, तो किसका मान 0? बोलिए। हाँ, प्रारंभिक मान 0। याद रहेगा, जब विरामावस्था से कह देगा तो किसका मान 0? प्रारंभिक मान 0, प्रारंभिक वेग 0। और एक बात समझिए, एकदम मार्केबल पॉइंट सब लिखा नहीं, अगर ये बात अगर नए स्वरिया के समझिएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। और एक बात और, अगर जैसे कोई गाड़ी जा रहा है, हचाक से ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाएगा तब क्या चीज 0? ब्रेक कब लगाया जाता है? जब गाड़ी कुछ ना कुछ वेग में रहेगा तब ना। यानी पहले से कुछ वेग में था, आगू में कोई आ गया तो वेग, अंतिम वेग 0 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, पहले से कुछ वेग में था वो, जब ब्रेक लगाएंगे दोसर का वेग न हुआ। तो ब्रेक लगाने पर लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ब्रेक लगाने पर, तब क्या होगा, ब्रेक लगाने पर लिखा रहेगा, ब्रेक लगाने पर तब हो जाएगा अंतिम वेग 0। एकदम ये बात दिमाग में रखिएगा, प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं, अंतिम वेग को भी कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने टाइम आपको बहुत कुछ स्वाट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम दिमाग में उतार लीजिए, पहले यू की पहले भी, पहले यू, तो पहले यू, इसीलिए प्रारंभिक वेग यू, अंतिम वेग भी, ऐसे करके दिमाग, साइंस से कोनो बात को जुगाड़ से अपना दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये न्यूमेरिकल का बेस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं त्वरण के बारे में। ठीक है, त्वरण, देखिए बचपन में आप लोग पढ़े होंगे त्वरण का डिफिनेशन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का डिफिनेशन आप लोग पढ़े हैं, वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना। लेकिन जब ये बात आप लोग बचपन में पढ़े होंगे तो एक स्वरिया के मास्टर लोग वहां उस टाइम बताया नहीं था हम लोग को कि त्वरण होता क्या है, वास्तव में कहां कहां पे त्वरण लगता है। त्वरण को अंग्रेजी नाम होते एक्सीलरेशन, इसको ए से सूचित करते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा हम स्वरिया के बुझा देते हैं, त्वरण होता क्या है, कोई दिक्कत है ना। देखिए वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन कब होगा, वेग में परिवर्तन, इसको थोड़ा समझिए। जैसे हम कोई बाइक से जा रहे हैं, ठीक, कुछ ना कुछ स्पीड से जा रहे हैं, रास्ते एकदम क्लियर है, एकदम कोई तरह का बात नहीं है, आप एकदम धीरे धीरे जाइएगा, स्पीड कीजिएगा। तो यानी सीधा इतना मतलब समझिए, जब हम स्पीड किए गाड़ी को तो वहां त्वरण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, यानी वेग को बढ़ाए तो वेग में परिवर्तन हुआ। या आगे में कोई चला आया, हम स्पीड से जा रहे हैं, आगे में कोई गाड़ी आएगा, कोई आ गया, बच्चा आ गया, तो स्पीड कम करेंगे। तो सीधा एकदम ठेठी में बात को बैठा लीजिए, जब जब हम वेग को बढ़ाते हैं या वेग को घटाते हैं तब तब वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन जहां जहां होगा वहां वहां त्वरण होगा। ये बात स्वरिया के बुझे नहीं, बुझे, बुझ गए ना। देखिए जैसे अगर मान लिया जाए पहले हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहे थे, ठीक, एकदम देखे गाड़ी साफ है, एकदम कोई कहीं का दिक्कत नहीं है,
स्पीड बढ़ा के कर दिए 60, तो परिवर्तन किए कि नहीं किए? किए ना, हो किए ना। अगर ये 10 से 60 करने में हमको लग गया, मान लिया जाए 1 सेकेंड, ऐसे सोच लीजिए 1 सेकेंड लग गया, तो त्वरण कितना हो जाएगा? तो त्वरण क्या कहता है, पहले हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे थे, तो मेरा u होगा 10, नहीं होगा? और चाल जैसे बढ़ाए, यानी वेग जैसे बढ़ाए, तो अंतिम वेग होगा v, ये 60, नहीं होगा? तो परिवर्तन कितना का? 50 का परिवर्तन। ये 50 का परिवर्तन कैसे निकला? 60 में से 60 घटाए, 60 में से 10 घटाए तब ना। यानी क्या किए हम? v माइनस यू किए, यानी किए। इसीलिए त्वरण का फॉर्मूला बन जाता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, जितना समय लगेगा। ठीक, ये किसका फॉर्मूला हो गया? त्वरण का फॉर्मूला हो गया। बात बुझे? त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी। v क्या है? अंतिम वेग है ना, u क्या है? प्रारंभिक वेग, और कितना समय में, ये हुआ त्वरण का फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखिए वो भी समझ लीजिए। त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक, ये तो वेग है, चाहे वेग में परिवर्तन हो कि बढ़ा दें कि घटा दें, वेग 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 होता है, पता है ना? तो वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। अब बटा, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। नीचे मैंने कुछ एक है, यहां से देखिए पलटी मारेगा तो क्या बन जाएगा? मीटर बटा सेकेंड गुना 1 बटा सेकेंड। यहां से बताइए, मीटर प्रति सेकेंड गुना सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। यानी याद रखिएगा, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, अब चलिए ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बात बुझ गए हैं तो एगो नोमेरिकल आपके लिए पेश करते हैं। ठीक है, प्रयास कीजिए बनाने का। बनाइए तो। प्रयास कीजिएगा क्या? क्वेश्चन मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, बनाइए। ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? बी। बी आ गया। यह लोग गलती करता है। अब बढ़िया से फरिया के समझिए, देखिए क्या गलती करते हैं। आप एक चीज हमको बताइए, जब वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण, अभी न बताए, वेग में परिवर्तन होगा, त्वरण होगा। अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक, अगर वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक। और याद रखिएगा, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को, ऋणात्मक त्वरण को, एकदम मार्केबल पॉइंट है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। और जब मंदन लिखा जाता है ना, तो माइनस का चिन्ह नहीं दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर मंदन, यहाँ क्वेश्चन है मंदन ज्ञात करें, तो चिन्ह माइनस में नहीं होगा। देखिए 4 प्लस में है, बात समझे? मंदन को अगर लिख दिया है, मंदन लिखाइए, मंदन ज्ञात करें, देखिए फंसा लिया ना, इसका आंसर माइनस में नहीं हो, प्लस में होगा। ठीक है, और माइनस का चिन्ह का, माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब हम इसको बता देते हैं एक बार, ये बात कल नहीं बताए थे, हाँ लिखाए थे ना। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अब हम यहां पे चलते हैं, कहता है अगर किसी कार का प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब 5 सेकेंड के बाद देखिए ब्रेक लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? ब्रेक। कुछ ब्रेक लगाने से दिमाग में कुछ आया? हाँ, यह बात हम सोचना चाहते थे। अगर प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है u बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बात समझ गए? जैसे ब्रेक लगा दिया हचाक से, तो u अंतिम वेग 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं।
और हमको एक बात बताइए, हमको मंदन ज्ञात करना, मंदन मीन्स त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू बाय टी। लेकिन एक चीज और ख्याल रखिएगा, ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय है सेकंड, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिएगा, ठीक है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, कुछ पता है? इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुना करेंगे। तो 72 गुना 5/18, 5/18, 18 चौके 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया ना वेग, ये प्रारंभिक वेग, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमरा एक बात बताइए, ये फॉर्मूला पर हिट करवा दीजिए, अंतिम वेग कत्ते 0 माइनस यू का मान कितना 20 बटा समय कितना 5। तो क्या -20/5 ना आएगा? आएगा। तो 5 चौके 20, यानी आंसर क्या निकला, -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर निकला। ये हमारा सही है। मंदन जब भी पूछेगा आप आंसर माइनस में नहीं देना, त्वरण रहता तब माइनस में देना, ठीक है। तब आंसर क्या होता, त्वरण कहेगा तो अगर मंदन शब्द जोड़ दिया है त्वरण ज्ञात करें, तो अगर मंदन शब्द जोड़ दिया तो माइनस नहीं होगा, ये क्लियर माइन। अगर यहाँ मंदन लगा देंगे तो त्वरण नहीं होगा। यहाँ भी देगा त्वरण ज्ञात करें, ऑप्शन में दे देगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन, चाहे यहाँ -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन। अगर मंदन मंदन में लिख के ऑप्शन दिया है तो माइनस वाला नहीं मारिएगा, ठीक है। हाँ माइनस नहीं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा बढ़िया से। चलिए आगे बढ़े, इसको बना लिए बढ़िया से। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब एक चीज और समझिए, मेन पॉइंट अब समझा रहे हैं आप लोग को। जब वेग एक समान हो, जब वेग एक समान हो तो त्वरण क्या होगा, इसको समझिए। लिखिए तो, जब वेग एक समान हो तो त्वरण क्या होगा, इसको थोड़ा एकदम आराम से समझिए। कहने का मतलब हुआ, वेग अगर एक समान कर दिया जाए, ध्यान समझिए, वेग एक समान कर दिया जाए, ठीक। यानी अभी मान लिया जाए 5 मीटर प्रति सेकंड है, फिर 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, आराम से समझिए। अभी मेरा वेग 6 मान लेते हैं, 6 मीटर प्रति सेकंड, फिर 6 मीटर प्रति सेकंड, फिर 6 मीटर प्रति सेकंड, फिर 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी 1 सेकंड का अंतराल पर हम बढ़ा रहे हैं। 1 सेकंड मान लो यहाँ है, यहाँ जाने में 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ से 1 सेकंड लगा, यानी 1 सेकंड पर हम अपना वेग, कहने का मतलब वेग अगर एक समान हो, सभी जगह वेग एक समान हो तो त्वरण क्या होगा, बताइए। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, 6 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ भी 6 मीटर प्रति सेकंड है। ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग नहीं हुआ। तब त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, v माइनस यू बाई टी। देखिए बताइए हमको, 6 माइनस 6 बटा 1 कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, 6 में 6 गया 0। अगर हम बोले यहाँ से यहाँ तो 6 माइनस 6 बटा 1 0 नहीं हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 6 माइनस 6 बटा 1 बराबर, सब जगह 0 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यानी एक बात लिख लीजिए बढ़िया से, जब वेग एक समान हो तो त्वरण का मान 0 होता है। जब वेग एक समान हो तो त्वरण का मान 0 होता है। जब वेग एक समान हो तो त्वरण का मान 0 होता है। देखिए, जब वेग एक समान हो तो त्वरण का मान 0 होता है। अब एक बात और समझिए, इसी में अगर क्वेश्चन कह दिया जाए, जब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो तब त्वरण क्या होगा। जब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो, जब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो तो त्वरण क्या होगा, नहीं लिख देता हूं।
अब थोड़ा समझ लीजिए पहले। देखिए अब हमार बात यहाँ ये है, इससे पहले वाले में क्या था, वेग एक समान है यानी सब जगह एक ही रंग है। तो पिछला तरीका एक बात और समझिए, अगर हम पिछला बात को अगर ठेठी में समझाना चाहेंगे तो हम त्वरण का डिफिनेशन क्या बताएं, वेग बढ़ेगा तब त्वरण होगा, वेग घटेगा तब त्वरण होगा। अब कहता है वेग एक समान हो, नहीं तो बढ़ रहा है नहीं तो घट रहा है, तो त्वरण होगा? डायरेक्ट कहिएगा नहीं होगा। लेकिन एकराम है जब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, एक समान रूप से बढ़ने का क्या मतलब, एक रंग बढ़ेगा सब जगह। जैसे अभी 2 है तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 6, हो जाएगा 8। देखिए बढ़ रहा है एक समान रूप से, नहीं बढ़ रहा है? यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, नहीं बढ़ा? ये 2 मीटर प्रति सेकंड, ये 4 मीटर प्रति सेकंड, ये 6 मीटर प्रति सेकंड, ये 8 मीटर प्रति सेकंड। एक समान रूप से ये क्या है, बढ़ रहा है। तब त्वरण का क्या हो जाएगा बताइए? त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अगर हम मान लेते सभी जगह 1 सेकंड समय लग रहा है, 1 सेकंड सभी जगह समय लग रहा है, तो यहाँ त्वरण क्या होगा, 4 - 2, 4 - 2 बटा 1 कितना हो जाएगा, हो 2, त्वरण 2 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम बात करें त्वरण का मान तो 6 - 4, 6 - 4 बटा 1, तो 6 में 4 गया कितना, 2। अगर यहाँ बात करें त्वरण का तो 8 - 6 बटा 1, यहाँ कितना, त्वरण 2। आप एक चीज देखिएगा, अगर वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो त्वरण एक समान होगा, त्वरण शून्य नहीं होगा। त्वरण क्या होगा, एक समान होगा, यानी यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो दोनों में अंतर समझे, क्या समझे, बढ़िया समझिएगा, बड़ी कंफ्यूजन देता ही है। एक बार हम बता देते हैं, जब वेग बढ़ रहा हो, ठीक है, अगर कहेंगे जब एक समान रूप से वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण एक समान होगा, त्वरण एक समान होगा, त्वरण एक समान होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए जब वेग एक समान हो, बस इतने बात कहेंगे, जब वेग हर एक जगह एक समान हो तो एक समान वेग में त्वरण शून्य। ये बात नहीं बुझे क्या, फरिया के बुझे? जब वेग एक समान हो तो त्वरण 0, और जब वेग एक समान रूप से बढ़ेगा त्वरण एक समान, त्वरण समान हो जाएगा, त्वरण समान होगा, एक बढ़ेगा नहीं, त्वरण एक समान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब अगला बात समझते हैं। ये बात लिखिएगा, लिख लिए नहीं, लिखिए जल्दी लिखिए। अब हम लोग चलते हैं गति के बारे में। किसके बारे में, गति के बारे में। मेन चीज यहां है, वो सब जो था ना वो सब ट्रेलर था, ठीक है। मेन चीज यहां है, पूरे चैप्टर का मेन रस यही में है, यहीं से। अब देखिए गति को हम 2 तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, एक क्षैतिज एक उदग्र। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, उदग्र मतलब वर्टिकल। गति 2 प्रकार से हम आप पढ़ सकते हैं यहां। एक क्या होगा, क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज गति। दूसरा क्या होगा, उदग्र। दूसरा क्या होगा, उदग्र गति। मेन चीज यही है, पूरे चैप्टर का मेन सार यही लिखा है। अभी पहले समझ लीजिए। देखिए क्षैतिज गति जो होता है, क्षैतिज मतलब क्या चीज, हॉरिजेंटल, लेटा हुआ, और उदग्र मतलब क्या होता है, वर्टिकल। अब वर्टिकल जब उदग्र पढ़िएगा एकरा में 2 कंडीशन हो जाएगा। जब वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो यो गति करेगा, जब वस्तु नीचे की ओर आ रहा है तो यो गति करेगा, नहीं करेगा? ऊपर जा रहा है तो भी उदग्र, नीचे आ रहा है तो भी उदग्र। लेकिन क्षैतिज मतलब सीधा लेटा हुआ, बात समझ गए? अब एकरा में 3 गो गति का 3 गो समीकरण है। क्या समीकरण, 3 गो समीकरण, यहीं से खेला शुरू होगा। देखिए जैसे समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at², ठीक। दूसरा v बराबर u प्लस at, v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। अभी हम सीक्वेंस में नहीं बता रहे हैं,
पहले आपको खाली फॉर्मूला समझा, एकरा में बड़ी खेला है, एकरा से रिलेटेड ढेरी क्वेश्चन बनता है, बात बुझे ना, एकदम आराम से पहले समझते जाइए। तो पहले तो आपको ये आपको बढ़िया से याद रहना चाहिए मुजबानी ये तीनों फॉर्मूला, ठीक है। क्या एकरे पर सारा खेला हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपको बढ़िया से याद होना चाहिए, बात समझ गए ना। और इसके बाद समझिए, अब हम इसी चीज को इधर समझाते हैं उदग्र में, क्या समझाते हैं उदग्र में। तो एक चीज और हमको तनिक समझ के दिखा दीजिए। देखिए अगर एगो होता है स्मॉल जी, आपको हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो वहां बढ़िया से फरिया के बुझाएंगे स्मॉल जी के बारे में। यहाँ तनियों को बात बुझिए, लोग फॉर्मूले भूल जाता है, कैजा माइनस होगा कैजा प्लस होगा, बड़ी झोल होता है। तो आपको हम उस सब झोल से बचाने के लिए जुगाड़ बताते हैं। जब आप गणित पढ़े होंगे, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में ऊपर प्लस होता है कि माइनस होता है? ऊपर जाने पर क्या होता है? प्लस, यहाँ प्लस होता है, नीचे में माइनस। ये बात बढ़िया से फरिया के बुझल है। ज्यादातर मैक्सिमम बच्चा यह बात भूल जाता है, ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान प्लस होगा कि माइनस होगा। तो हम एगो जुगाड़ सेट करके दिए हैं आपको, अगर ऊपर जाएगा स्मॉल जी का मान ऊपर जाने पर प्लस में होता है, यहां कर देना माइनस, उल्टा। क्या कर देना? उल्टा। अब कहियो भूलेगा? अगर नीचे जाएगा तो नीचे जाने पर माइनस, यहां माइनस होता है तो स्मॉल जी का मान प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत, उल्टा हो जाएगा। अब कहियो भूल कर दिखाइए, भूलिएगा? जखनिए भूलिएगा तखनिए निर्देशांक ज्यामिति याद कीजिएगा। ऊपर जाने पर प्लस में होता है तो ऊपर पर जी का मान माइनस हो जाएगा, और नीचे जाने पर माइनस में होता है तो जी का मान प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इस पर आते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी में एकरा में दो कंडीशन आपको समझाए थे। दो कंडीशन में क्या होगा? पहला कंडीशन, जब वस्तु ऊपर जाए, तो अभी हमको बताइए ऊपर जाएगा तो जी का मान क्या होगा? माइनस हो जाएगा। पहला कंडीशन, जब वस्तु ऊपर जाए, क्या हो? ऊपर। जब वस्तु कहां जाए? ऊपर जाए। और दूसरा कंडीशन, जब वस्तु नीचे आ रहा हो, जब वस्तु नीचे आ रहा हो। तो दोनों के लिए है तीनों फॉर्मूला रहता है, समझे। लेकिन सिर्फ माइनस प्लस में झोल हो जाता है। जहां जहां ए है वहां वहां गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो जाएगा, और बाद बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। आपको स्पेशल इसका अलग से याद करने का जरूरत नहीं है, बस इसी को आप बढ़िया से सोरिया के दिमाग में बैठा लीजिएगा तो इकर कौन बन जाएगा, ठीक है ना। और एक बात, जितना आपको आज पढ़ाएंगे ना, आज जितना देर पढ़िएगा, आज के क्लास मेन क्लास है, ठीक है, 2 घंटा जरूर घर पर मेहनत कीजिएगा। और तब हमारे कल जो इसको हम 3 स्टेप में बताएंगे, थ्योरी, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल। थ्योरी लगभग आज समाप्त कर देंगे, ठीक है, कल क्वेश्चन करवा देंगे, न्यूमेरिकल। और मेहनत अब समय नहीं है, मेहनत खूब कीजिए। जितना पढ़ते हैं आज यहाँ 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा घर में पढ़िए, तब जाके बात बने, खाली यहाँ पढ़ने से नहीं होगा। अब देखिए, जब ऊपर वस्तु जाएगा तो इसी फॉर्मूला को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो क्या लिखेंगे बताइए? एस बराबर 35 लिखते हैं, एस बराबर यूटी, यूटी रह जाएगा, यूटी, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, जी एक जगह पर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। एक जगह पर क्या हो जाएगा? जी। ऊपर न जा रहे हैं, ऊपर में प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस, याद रहेगा ना। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या दे देंगे? माइनस जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत बताइए? हाफ छूट गया, हाँ, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत हो? दिक्कत नहीं ना है। सेम उसी तरीका से एकरा बैठाइए, v बराबर u प्लस ए टी, तो क्या हो जाएगा? u माइनस जी टी। कहा कि ऊपर जा रहे हैं, तो ये बात नहीं भूलना। अक्सर एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज होता है, ऊपर जा रहा है वस्तु तो माइनस की प्लस। बार बार हम का कंफ्यूजन हमको भी हुआ था शुरू में, इसीलिए हम जुगाड़ बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब बड़ी सीरियस मोमेंट पर सब कुछ आ रहा है और खाली माइनस प्लस कौन में होगा, वजह से पूरा क्वेश्चन छूट रहा है। ये ऐसा सिचुएशन आ गया था। जुगाड़ फिट कर लीजिएगा दिमाग में। v बराबर u माइनस जी टी। अब देखिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s ना, तो क्या होगा? v स्क्वायर बराबर
यू स्क्वायर माइनस 2GS कोई दिक्कत हो नहीं। अब सेम सिचुएशन एकरा में जब वस्तु क्या हो नीचे आ रहा हो तो बताइए नीचे आएंगे तो गणित में माइनस न होता है तो प्लस हो जाएगा। सरिया नहीं गया बात, कुछ नहीं, सब डायरेक्ट उतार दीजिए, खाली एक जगह पर जी लगा दीजिए। माइनस प्लस का कोई झमेला है? नीचे जाने में माइनस प्लस का कोई झमेला नहीं है, बताइए ना, कोई झमेला नहीं। काहे नहीं झमेला है? काहे कि जी का मान प्लस है, सब जगह प्लस है, खाली प्लस में कुछ नहीं, खाली एक जगह पर जी लगाइए, अपना काम बनाइए। बताइए एस बराबर क्या है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे? एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, हाफ जीटी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। सेम उसी तरीका से v बराबर यू प्लस ए टी, यहां क्या देंगे? v बराबर यू प्लस जी टी। कहीं कोई तरह का किंतु परंतु कोई दिक्कत नहीं। अब v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यू स्क्वायर प्लस 2GS। क्या मेन इतने गो बात पर पूरा न्यूमेरिकल पूरा चैप्टर आधारित है। एकरा से 2-3 बात पूछता है, जल्दी छापिए। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट के लिए व्यवस्था किए हुए हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो यहां, ठीक है, आपका क्लास होगा वहां से भी ले सकते हैं। हाँ, एक और फॉर्मूला देखिए, एगो याद रखिएगा SN बराबर, ठीक है, SN बराबर भी एगो याद रखिएगा आप लोग, इहो से क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है। SN बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1। एक न्यूमेरिकल हम बहुत बनवाएंगे, यानी कहेगा nवां सेकेंड में क्या होगा, फलना चिलना, ठीक है, ठीक है, तब वहां। लेकिन एक चीज आपको हम अभी तक नहीं बताए हैं सर, उसको भी आपको क्लियर कर देते हैं। इसी को आप बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है ना। एक चीज और क्लियर कीजिए, ई तो समझ गए एस बराबर यूटी प्लस हाफ, फलना चिलना सब कुछ कचरा कचरा दिमाग में भर लिए, नहीं भर लिए, लेकिन एस क्या है, यू क्या है, भी क्या है, जब तक ये बढ़िया से दिमाग में नहीं सेट होगा तब तक मामला गड़बड़ है, ठीक है, कोई फायदा नहीं इसको रखने का। एकरा से पहले आप उसको सेट कीजिए, एस की है, यू क्या है, भी क्या है, टी क्या है, तब हम इसको पहले इसको बढ़िया से सरिया देते हैं। देखिए याद रखिएगा, एस जो होता है ना, एस मतलब होता है विस्थापन, एस मतलब विस्थापन, ठीक है, एस मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी एस को स्थिति भी कह दिया जाएगा, स्थिति या विस्थापन एक ही बात हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं जब न्यूमेरिकल बनाएंगे कहेंगे कितना ऊंचाई पर जाएगा, तो विस्थापन भी एक दूरी न है, ऊंचाई भी वहां ऐसे कहलाएगा, समझे। जहां जहां दूरी शब्द आएगा वहां वहां इसका यूज एस में लीजिएगा। एस किसको कहेंगे? विस्थापन को कहेंगे, बात समझ गए। अब यू तो आपको पता है, यू किसको कहेंगे? प्रारंभिक वेग। अभी पूछेंगे बिना इस सबको, अब ये दिमाग में सेट कीजिए, ढेरी हो गया पीडीएफ खेलना है, जिंदगी भर पीडीएफ लोग खेलता है, दिमाग में लोड नहीं होता है। ये दिमाग में लोड है वही आपका है, बाकी सब मोह माया है, ठीक है, एकदम याद रखिए। एस को क्या कहेंगे? विस्थापन या स्थिति। यू को प्रारंभिक वेग, यू को प्रारंभिक वेग, भी को अंतिम वेग, भी को अंतिम वेग, भी को कहा जाएगा अंतिम वेग, ठीक है। और टी को समय, टी को समय, कोई दिक्कत नहीं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी, ए को त्वरण, ए को क्या कहिएगा? त्वरण। तो इतना गो बात बूझ के रखिएगा, एकरा में एको गो चीज में मामला ओझराया तो बढ़िया बढ़िया चीज का ओझरा जाइएगा, ठीक है, जल्दी लिखिए। एस मतलब देखिए ये सब तो आप बुझले हैं, खाली एगो एस स्पेशल केस में अभी आपसे हम पूछेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, हटा दें, ठीक। अब देखिए, अब गति को जो है ना कौन कौन आधार पर बांटा गया है इसको समझाते हैं। यहां से भर भर के क्वेश्चन पिछली बार एएलपी में पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। इस नियम से
ठीक है, गति के समीकरण के 3 गो नियम, वो जो फॉर्मूला लिखा है ना एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब वो एकदम सीक्वेंस एगो नियम है, प्रथम नियम, दोसर नियम, तेसर नियम, यानी प्रथम समीकरण, दोसर समीकरण, तेसर समीकरण, ठीक है, एकदम सीक्वेंस से है ये, सारा का सारा आपको सीक्वेंस से समझना पड़ेगा। समझिए, तो गति का प्रथम समीकरण कहते किसको है? गति का प्रथम समीकरण, एकदम सीक्वेंस नहीं भूलना है, प्रथम समीकरण। द्वितीय समीकरण, और एक जुगाड़ भी आपको बताएंगे सर, आप भूल नहीं सकते हैं क्लास करने के बाद ही, क्लास को प्रथम द्वितीय एक तृतीय समीकरण, एकदम सीक्वेंस में ही याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है इनमें से कौन प्रथम समीकरण है, कौन दोसर समीकरण है, ठीक है, और प्रथम समीकरण से हमें किस चीज की प्राप्ति होती है, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है एग्जाम में, आराम से समझिए। तो प्रथम समीकरण जो होता है वो है v बराबर u प्लस ए टी, ये प्रथम समीकरण है, गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, कोई दिक्कत नहीं। दोसर समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दोसर समीकरण है, ठीक। और तेसर समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तेसर समीकरण है। अब कहिएगा सीक्वेंस में कैसे याद रखें, तो सबसे पहले तो आपको तीनों फॉर्मूला दिमाग में लोड रहना चाहिए। सुध को उठे केकरो गरियाना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, एना करके कखनियो बोल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला जब याद हो जाए तब सीक्वेंस कैसे याद रखिएगा, तो एक एगो जुगाड़ है, पहला आधा दो तेसर, एकरा में कोफिशिएंट सब जगह एक है, नहीं कुछ तो एक है ना हो, एक नंबर का v बराबर u प्लस ए टी, एकरा में की है आधा, ये की है आधा यानी बिचला, एकरा में की है 2, पहला आधा दोसर, ऐसे करके याद रखिएगा, बुझे, तीनों याद रहेगा। आधा मतलब बिचला, बीच वाला का आधा कहिएगा, और सौसे दोसर मतलब तेसर नंबर में चल गया। तो पहला दूसरा तीसरा याद नहीं रखिए, पहला आधा दोसर। अब जुगाड़ से बताइए, भूल पाइएगा, लेकिन फॉर्मूला याद रहना चाहिए, v बराबर u प्लस ए टी, एकरा में कुछ कोफिशिएंट नहीं ना है, कुछ गुणांक है नहीं, कुछ तो एक है, नहीं कुछ तो एक है ना, ऐसे दे रहे हैं, एक आधा 2, यानी पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, और दोसर समीकरण हाफ लगल है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तेसर समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर यानी सौसे 2। पर भयंकर भयंकर क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा प्रीवियस ईयर उल्टा के देख लीजिए, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, आगे भी देगा, समझे। सब कुछ भूल जाइए, 2-3 गो बात नहीं भूलिए, एगो ई बात, एगो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर वस्तु फेंकते हैं तो प्रारंभिक में कहो अंतिम में कहो, यह सब लोचवा अगर दिमाग में रहेगा तो इस चैप्टर खराब कर लीजिएगा। अगर ये सब अच्छा है तो केहनो क्वेश्चन को पलटी मार दीजिएगा, बुझे। चलिए समझते हैं, समीकरण समझ गए। अब क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, लास्ट चीज समझिए, गति के प्रथम समीकरण से हमें किस चीज का पता चलता है, किस चीज का पता चलता है। तो जब ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए, ठीक ना, तो आप क्या कीजिएगा, u और a को 0 मान लीजिए, u और a को 0 मान लीजिए, u और a को क्या मान लेना है 0, u और a को मान लीजिए आप 0, u और a को 0 मानना है, क्या मानना है 0, ये आपका काम बन जाएगा। कह देगा गति के दोसर समीकरण से हमें क्या प्राप्त पता चलता है, तो u और a को 0 मानना है। गति के तेसर समीकरण से क्या पता चलता है, u और a को 0 मानना है। जे अगर इस चैप्टर की ये बात पहली बार पढ़े तो ओकरा लगेगा कि फालतू फालतू चीज बता रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके उल्टा के देखिएगा इस चैप्टर का, खाली एहने क्वेश्चन से भरल है, ठीक है। अब समझिए, अगर हम कहेंगे प्रथम समीकरण से हमें किस चीज का पता चलता है, तो क्या बोले, u और a को 0 मान लीजिएगा, u यहां 0 हो जाएगा,
ए 0 हो जाएगा, यानी यू और ए खत्म हो गया, यू खत्म ए खत्म, बचा कौन चीज, भी और टी बचा। तो कहिए भी मतलब वेग, टी मतलब समय, यानी प्रथम समीकरण से वेग और समय का पता चलता है। किसका? वेग और समय का पता चलता है, वेग और समय का पता चलता है। ये बात नहीं भूलिएगा। किसको 0 करना है, यू और ए को खत्म कर देना है, और जे बचेगा उसी का पता चलता है। ठीक, जैसे कहेगा दूसर समीकरण से किस चीज का जानकारी होता है, यू कहाँ है, यहाँ, ई खत्म, ए कहाँ है, यहाँ है, ई खत्म, यू ए खत्म, बचा क्या, विस्थापन और समय। इससे हमको क्या पता चलता है, विस्थापन और समय। कहीं कहीं रहेगा, विस्थापन को ही क्या कहेगा, स्थिति। ये बात याद रखिएगा, पूछल क्वेश्चन है। गति के द्वितीय समीकरण से हमें डैश और समय का जानकारी प्राप्त होता है, विस्थापन न है, स्थिति है। ठीक है, तो स्थिति भी रहेगा तो आप समझ जाइएगा, विस्थापन और समय का। कोई दिक्कत, विस्थापन और समय का। अब तेसर बात, तेसर समीकरण से किसका पता चलता है, यू और ए को खत्म कीजिए, यू खत्म ए खत्म, वेग और स्थिति या वेग और समय। बात समझ गए ना, वेग और स्थिति या वेग और समय, वेग और, हाँ वेग और विस्थापन है, हाँ वेग और विस्थापन या वेग और स्थिति। कोई दिक्कत, वेग और विस्थापन। क्या बताइए, मामला सेट है सबको, कोई दिक्कत? ये बात लिख लीजिए हंसरिया के। इतना वो बात से 2-3 गो क्वेश्चन फिक्स है, बात बुझ न गए, 2-3 गो क्वेश्चन फिक्स है। एकरा पर अब हम आपको कल जो है एगो ग्राफ बचल है, बस हम लगभग 90% खत्म कर दिए हैं थ्योरी। एगो ग्राफ बचल है, ग्राफ में सबके कष्ट होता है। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे सब में ग्राफ कहीं ना कहीं पूछा जाता है। नहीं देखे हैं ऐसा क्वेश्चन, एना करके दे देगा कि वेग समय ग्राफ है कि कौन ग्राफ है, तुरंत कुछ कुछ पूछ देता है। इस चीज को कल निपटा के क्वेश्चन आंसर एक से करवा देंगे। नहीं बढ़िया, आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी चीज आज पढ़े हैं, भयंकर चीज पढ़े हैं, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, समझे, टोटल रिवीजन कर लीजिए। कल पहले पूछेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे, समझ गए ना। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ दें, ठीक, धन्यवाद।